हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का फोर्थ वीडियो, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो पहले वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया? पहले वीडियो में हमने देखा कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या है और बेसिक्स क्या है, फ्लैजुलर मूवमेंट क्या रहती, अमीबॉइड मूवमेंट क्या रहती, सिलियरी मूवमेंट क्या रहती, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा। फिर उसके बाद सेकंड वीडियो में क्या देखा हमने? सेकंड वीडियो में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, मतलब हम मसल को क्लासिफाई कैसे करते हैं। उसके बाद क्या देखा हमने? रेस्टिंग फेज ऑफ मसल फिजियोलॉजी, मतलब फिजियोलॉजी ऑफ रेस्टिंग फेज इन मसल, मतलब जब मसल रेस्ट पे रहते, जब कोई काम नहीं करते, जब रिलैक्स रहते, तब उनकी फिजियोलॉजी कैसी रहती, ये हमने बहुत अच्छे से देखा। ठीक है, और आज हम चालू करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये क्या हो गए? रिलैक्स हो गए। ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते तब उनकी फिजियोलॉजी कैसी रहती, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे मैकेनिज्म क्या है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे क्या बोलना है इनका देखते हैं, एनसीईआरटी का क्या बोलना है। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन किसके वजह से होता? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की वजह से होता। किसकी वजह से होता? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की वजह से होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस बाय स्लाइडिंग थीन फिलामेंटस थिक, स्लाइडिंग थीन फिलामेंट ओवर अ थीन फिलामेंट, मतलब जो स्लाइडिंग रहती, मतलब स्लाइडिंग मतलब क्या? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना, इसको स्लाइडिंग बोलते, घिसना एक दूसरे के ऊपर। तो जब थीन फिलामेंट रहता, थीन फिलामेंट कौन सा फिलामेंट है? एक्टिन है। गुड। तो जो एक्टिन रहता, एक्टिन कौन सा बैंड है? आई बैंड है। कौन सा बैंड है? आई बैंड। तो जो एक्टिन रहता, लाइट बैंड, आई बैंड, तो जो एक्टिन रहता वो थिक फिलामेंट पे क्या करता? ओवरलैप करता, और उस ओवरलैप की वजह से क्या होता? कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसा इनका बोलना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना आपने, क्योंकि ये नीट में आ सकता है। उसके बाद क्या बोलना है इनका? मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय सीएनएस। अब सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और कौन आता है इसमें? स्पाइनल कॉर्ड। जो सीएनएस है, इससे ये क्या होता है? इनिशिएट होता है। इनिशिएट मतलब यहां से वो स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? सीएनएस से। उसमें भी कौन? मोटर न्यूरॉन से ये स्टार्ट होता है, मोटर यूनिट। और ये मोटर न्यूरॉन यहाँ पर काम करने का, मतलब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ओके, उसके बाद जो मोटर यूनिट रहते हैं और जो मसल फाइबर रहते हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? मोटार यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटार यूनिट। क्या बोलते हैं हम इनको? मोटार यूनिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? देखो यहाँ पर दिया हुआ है, जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मतलब क्या होता? जो सार्कोलेमा है मसल फाइबर में, सार्कोप्लाज्म को हम सार्कोलेमा ऐसा बोलते हैं। ये मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया है, वो भी बहुत अच्छे से। अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, a neural signal reaching this junction रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर ये यहाँ पर रिलीज करता है। न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज होते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया हुआ है, आपने देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लेना है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या रहते, फिर जंक्शन कैसा रहता दोनों के बीच में। जंक्शन मतलब एक गैप, जैसे अपन बोलते नहीं क्या, रेलवे का जंक्शन है, तो एक गैप जो रहता, वो गैप को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, मतलब यहां से क्या आएंगे? न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे, और वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन से रहेंगे? प्रोबेबली वो एसिटल कोलाइन रहेगा। क्या रहेगा? एसिटल कोलाइन। ओके, तो यहाँ पर एसिटल कोलाइन से सिग्नल भेजा जाएगा जंक्शन के बीच में। फिर उसके बाद क्या होगा? एक पोटेंशियल जनरेट होगा, कहां पर? सार्कोलेमा में। और ये पोटेंशियल जब जनरेट होगा तब क्या होगा कि सार्कोलेमा में Ca प्लस आयन वो बढ़ जाएगा, और CO प्लस Ca2 प्लस आयन, मतलब कैल्शियम आयन कहां पर बढ़ जाएंगे?
साइटोप्लाज्म में बढ़ जाएगी। साइटोप्लाज्म कौन सा साइटोप्लाज्म में कैसे बढ़ जाएंगे कि वो जो मसल्स है, जो मसल्स का साइटोप्लाज्म रहता वहां पर क्या हो जाएगा कि ये Ca प्लस आयन मतलब कैल्शियम आयन बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज इन Ca प्लस लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन। मतलब ये जो Ca प्लस बढ़ गया है वो क्या करेगा, ट्रोपोनिन के क्या करेगा, ट्रोपोनिन के एक्टिव साइड पे बाइंड हो जाएगा और ये बाइंड होने के बाद वो उसको क्या करेगा, यहाँ पर दिया हुआ है फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइड ऑफ मायोसिन। मतलब ये एक्टिन के ऊपर जब ट्रोपोनिन के सब यूनिट कैल्शियम के सब यूनिट जुड़ेंगे तब ये एक्टिव साइड ऑफ मायोसिन के जुड़ेगा। अब एक्टिव साइड ऑफ मायोसिन क्या है, हेड ऑफ आर्म है। क्या है, हेड ऑफ आर्म। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम होंगे एक्टिन और मायोसिन के तो आपको इसका पहला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा, वैसे ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। अगर आपको पहले से एक्टिन और मायोसिन मालूम होगा तो आप ये मेरी बातें समझ बहुत अच्छे से पा रहे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अब मैं ये मिटा देता हूं, आप ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आप देखते हैं कि उसके आगे कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, अब एटीपी तो बाइंड हो गया है कहां पर, एक्टिन के एक्टिव साइड पर ये बाइंड हो गया है। तो ये जो यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिव साइड ऑन एक्टिन। मतलब एक्टिव साइड पे क्या बाइंड हो जाएगा, देखो एक और बार ध्यान से सुनो। जो यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिव साइड ऑन एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। मतलब मायोसिन के हेड पे ये एक्टिव साइड को बाइंड हो जाएगा कहां पर, एक्टिन पर। और एक्टिन पर मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो जो मायोसिन का हेड रहेगा वो क्या करेगा, बाइंड कर लेगा एक्टिव साइड ऑन एक्टिन। मतलब एक्टिव साइड पे एक्टिन की, और ये एक्टिव साइड पे एक्टिन की अटैच होने के बाद क्या बनाएगा, क्रॉस ब्रिज बनाएगा। क्या बनाएगा, क्रॉस ब्रिज। क्या बनाएगा, क्रॉस ब्रिज। उसके बाद दिस पुल अटैच एक्टिन टुवर्ड सेंटर ऑफ ए बैंड। मतलब ये जो ब्रिज बना है ये क्या करेगा, एक्टिन को सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ, मतलब डार्क बैंड की तरफ, मतलब मायोसिन की तरफ क्या करेगा, खींचेगा। समझ में आया। मतलब जो एक्टिन है वो क्या हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा। दिस पुल अटैच एक्टिन टू, हाँ, द जेड लाइन अटैच टू एक्टिन। मतलब जो जेड लाइन रहेंगी, जो लास्ट की लाइन रहती है जेड लाइन, वो देखा है आपने, तो जो जेड लाइन रहेंगी वो क्या करेगी, अटैच टू एक्टिन अल्सो पुल इनवर्ड। मतलब वो भी क्या हो जाएगी, इनवर्ड पे आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी, इनवर्ड पे आ जाएगी। समझ में आया। उसके बाद कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर, और ये क्या करेगा, सार्कोमेयर को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। क्या कर देगा, छोटा कर देगा सार्कोमेयर को। ठीक है, सार्कोमेयर को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज क्या होगा, सिर्फ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डायग्राम में भी देखा होगा, मतलब जो फोटो लगाया था वहां पर भी देखा होगा आपने कैसे होती है ये मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो ए बैंड गेट रिड्यूस्ड, ए बैंड आर रिमेन सेम। मतलब जो आई बैंड रहेंगी वो क्या रहेंगी, रिड्यूस हो जाएगी, वेयर एज ए बैंड रिमेन सेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है नीट 2025 का, लिख के ले लो। 2025 में ये क्वेश्चन आना ही है। उसके बाद रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। मतलब जो रिपीटेड एक्टिवेशन रहता, मतलब बार बार अगर हम मसल कॉन्ट्रैक्ट करते रहे, जैसे कि जिम में देखा होगा आपने, बार बार अगर हम वेट लिफ्टिंग करते रहे, वजन उठाते रहे, तो एक बार क्या होता, हमको तकलीफ होती है और वो वेट लिफ्ट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि बार बार हम क्या कर रहे हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और उस मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया अब कि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड आ गया, और लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से क्या होगा कि एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन होगा। क्या होगा, एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन के बिना ही यहाँ पर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होने लगेगा, और वो उस ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होगा, और उसके वजह से क्या होगा, फटीग आएगा। फटीग मतलब थकवा, मतलब थकान आ जाएगी, और उस थकान की वजह से हम वो क्या नहीं कर पाएंगे, बार बार मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे हमको फटीग आ जाएगा, हमको थकान आ जाएगी। उसके बाद मसल कंटेंट, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मसल्स के दो टाइप रहते, कितने टाइप रहते हैं मसल्स के, स्केलेटल मसल के भी दो टाइप है,
एक है रेड मसल फाइबर और एक है व्हाइट मसल फाइबर। कितने हैं? दो है, एक है रेड मसल फाइबर और दूसरा कौन सा है? व्हाइट मसल फाइबर। तो जो रेड मसल फाइबर रहता उसमें मायोबिन का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता। क्या रहता? मायोग्लोबिन का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता। उसको रेड मसल फाइबर रिच रहता। कैसा रहता? रेड मसल फाइबर रिच। और उसमें यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब उसमें ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बता दूंगा, आपने देख लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन भी ज्यादा, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाता है। उसके बाद व्हाइट मसल फाइबर कैसे रहते? व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम रहते हैं। क्या रहते हैं? व्हाइट मायोग्लोबिन क्या रहते हैं? एकदम कम रहते हैं। ठीक है, उसके बाद रेड मसल फाइबर तो नहीं रहते वहां पर, लेकिन व्हाइट मसल फाइबर रहते। कैसे मसल फाइबर रहते? व्हाइट मसल फाइबर। अब व्हाइट मसल फाइबर क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां पर रेड मसल फाइबर नहीं है। रेड मसल फाइबर क्या नहीं है तो उसको रेड पिगमेंट आ जाता। किसको? रेड मसल फाइबर जहां पर भी रहा उसको रेड पिगमेंट आ जाता। लेकिन यहाँ पर व्हाइट मसल में कैसा रहता? ये व्हाइट कलर का रहता, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? मायोग्लोबिन नहीं है। ओके गुड। उसके बाद ये यहाँ पर लैक्टिक एसिड व्हाइट मसल फाइबर में कैसा होता कि व्हाइट मसल फाइबर में जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता। अनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वहां पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता, ये जल्दी फटीक कर जाते, जल्दी थक जाते। वेरा जो रेड मसल फाइबर रहते वो जल्दी नहीं थकते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की भरमार रहती है, ऑक्सीजन सफिशियंट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं हम कि व्हाइट मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा रहता है। क्या ज्यादा रहता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो वो जनरल लैंग्वेज में, सेल की लैंग्वेज में हम उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, लेकिन मसल के टर्म में हम उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसल्स पूरा खत्म होता है, स्केलेटल मसल्स पूरा खत्म होता है, और यहाँ से हमारा अगला टॉपिक चालू होने वाला है, जो कि है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, मतलब बोन्स चालू होने वाले हैं। तो अगर आपने ये पूरी सीरीज देखी होगी तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।